नमस्कार। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियों ने अपना चुनावी खाका तैयार करना भी शुरू कर दिया है और पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। दोस्तों, यह जानते हुए कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले यानी 7-8 महीने पहले अचानक तमाम सियासी पार्टियों को बीजेपी से लेकर बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माननीय काशीराम की याद कैसे आने लगी? ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के वोट को साधने के लिए काशीराम के गुण तमाम सियासी पार्टियां गाने लगी। निश्चित तौर पर यह एक प्रयोग और एक संयोग कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी से लेकर अन्य पार्टियां यह जान चुकी हैं, यानी तमाम सियासी पार्टियां समझ चुकी हैं कि इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि मायावती यानी बसपा पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए ठान लिया है। दोस्तों, हालात और बदस्तूर नजर ऐसे ही आ रहे हैं कि मायावती जिस मुखर और आक्रामकता के साथ उत्तर प्रदेश में अपने जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश भर रही हैं और जिस तरह से वह लगातार एक्टिव हो रही हैं, और इतना ही नहीं, लगातार जो सभाएं कर रही हैं, उससे तो ऐसा मालूम होता है कि मायावती यानी बसपा पार्टी आगामी चुनाव में कुछ बड़ा करने जा रही है और निश्चित तौर पर वह त्रिकोणीय मुकाबला करके वह चौंका भी सकती है। दोस्तों, लगभग 20 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने वाली बसपा पार्टी अब नया कुछ खेला करने जा रही है। दोस्तों, मायावती पिछले कुछ समय से जिस तरह से मुखर होकर मीडिया में बयानबाजी कर रही हैं और सभी समुदाय और सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मायावती निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला कराकर सबको चौंकाने वाली है। और हो सकता है कि मायावती निश्चित तौर पर अगर पूर्ण बहुमत की सरकार ना बना पाई, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से वो एक्टिव दिख रही हैं, वह पूरी तरह से किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काशीराम को लेकर जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां उनके गुण गाने लगी हैं, ऐसा क्या हो गया है कि तमाम सियासी पार्टियों को जो है उन्हें दलित वोट की चिंता सताने लगी है। वो जानते हैं कि न सिर्फ अपने वोट बैंक से सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सकता है, बल्कि हर समाज, हर वर्ग के वोट निश्चित तौर पर उसे चाहिए, तभी वो सरकार बना सकती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप 2 से 3 दिन या पिछले 1 हफ्ते का अगर आप उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल देखें, तो निश्चित तौर पर दलित वोट को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है और लगभग वो माहौल बन भी चुका है। माननीय काशीराम को भारत रत्न देने की मांग को लेकर कांग्रेस और बसपा प्रमुख मायावती स्वयं आगे आ गई हैं। इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिरकार काशीराम को लेकर बसपा या मायावती का झुकाव तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और सपा का झुकाव आखिरकार काशीराम और दलित वोटों के लिए कैसे आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर इसे अब राजनीति कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, बसपा और काशीराम का रिश्ता बहुत पुराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि 14 अप्रैल 1984 को माननीय काशीराम ने ही बसपा का गठन किया था, यानी स्थापना की थी बहुजन समाज पार्टी की। और निश्चित तौर पर बहुत, और जब उन्होंने पार्टी की शुरुआत की थी तो उन्होंने दलित, ओबीसी, एसटी और अल्पसंख्यक को लेकर ये शुरुआत की थी और उन्होंने कहा इन लोगों को राजनीतिक शक्ति दिलाने का वो काम करेंगे। दोस्तों, उस समय काशीराम ने एक नारा भी दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दोस्तों, नारा उस समय बहुत चला था और निश्चित तौर पर बसपा पार्टी को इसका फायदा भी होता। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, काशीराम ने ही मुलायम सिंह यादव को कहा था कि आप नई पार्टी का गठन करें, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी का स्थापना की थी।
दोस्तों काशीराम ने बहुत पहले ये कह दिया था कि निश्चित तौर पर अगर बसपा पार्टी को कोई आगे ले जा सकता है तो वह मायावती ही ले जा सकती हैं, और उन्हें उत्तराधिकारी तक उन्होंने बता दिया था। और मायावती ने बखूबी बसपा पार्टी को न सिर्फ संवारा है, सजाया है, बल्कि जनता के मुद्दों को भी उठाकर और मतलब ये तमाम चीजें एक साथ एकजुटता के साथ करके और उन्होंने सरकार भी बनाई है। दोस्तों एक समय एक ऐसा भी था कि जब मायावती का मतलब ओहदा इतना उत्तर प्रदेश में न सिर्फ पूरे देश में एक ऐसा ओहदा बन गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री ये के बाद सबसे चर्चित चेहरा माने जाने लगा था। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि जैसे कि हमने पहले कहा कि काशीराम के प्रति बसपा की जो चिंता है वो तो समझ में आती है, लेकिन अन्य पार्टियों की चिंता क्यों है यह भी समझने वाली है। दोस्तों एक इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो दलित वोट है वो पिछले कुछ समय से मायावती से जरूर, बसपा पार्टी से जरूर छिटका है, क्योंकि लगातार वोट देने के बावजूद उनकी सरकार नहीं बना पा रही थी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अकेले दलित वोट से कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। लगभग उसे हर समुदाय और हर जाति का वोट निश्चित तौर पर चाहिए होता है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 2007 में मायावती ने सरकार बनाई थी तो उन्हें सवर्ण से लेकर मुसलमान और दलित वोटों का, यहाँ तक कि ओबीसी का भी उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ था, तब जाकर उन्होंने सरकार बनाई थी। और लगभग अच्छा लॉ एंड ऑर्डर भी उन्होंने काफी मेंटेन किया था और काफी सराहना भी उनकी हुई थी। दोस्तों मायावती ने कल जो उन्होंने एक संस्थापक काशीराम की जयंती मनाई लखनऊ में। दोस्तों अपने मॉल एवेन्यू जो उनका है तो कार्यालय है, तो उन्होंने सपा सरकार पर और अन्य और बीजेपी पर और कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा सपा सिर्फ छलावा कर रही है और चुनाव के वक्त ही काशीराम को याद करती है, और अन्य दल भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त ही महापुरुषों की याद क्यों आती है, और ये और अन्य पार्टियों ने दलितों के साथ कितना भेदभाव किया है ये किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस दरअसल का प्यार काशीराम के प्रति इतना तेजी से क्यों उमड़ रहा है। दोस्तों कांग्रेस एक समय ऐसा था कि दोस्तों की दलितों की मसीहा मानी जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप आज़ादी के बाद से देखें तो कांग्रेस लगातार दलित वोटों पर काफी हद तक निर्भर रही थी, और दलित समुदाय भी निश्चित तौर पर कांग्रेस को लगातार सरकार बनाने में अपना पूर्ण समर्थन देता रहा है। लेकिन 1989 के बाद जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार, जो आखिरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, उसके बाद से दोस्तों कांग्रेस का लगभग अस्तित्व ही खत्म हो गया। लगभग कांग्रेस को 35 साल हुए उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व खत्म हुए, और अब वो अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक मतलब ये दलितों की ही मतलब सहयोग से अगर वो निश्चित तौर पर जोड़ तोड़ से अगर सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर एक उसके लिए बड़ी उपलब्धि तो मानी जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत दूर की बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय है तो निश्चित तौर पर अभी भी वह कहीं न कहीं बसपा पार्टी पर ही भरोसा जताना चाहता है निश्चित तौर पर। लेकिन दोस्तों एक बात और समय से बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी का जो दलित के प्रति रहा है दोस्तों, वो अम्बेडकर से लेकर, अगर आप नेहरू के ज़माने से देखें तो काफ़ी अम्बेडकर से लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो अब जैसे भीमराव अम्बेडकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं दलितों को लेकर, तो अब कांग्रेस और नेहरू में कई मतभेद भी आपको अगर इतिहास में आप पढ़े तो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 19 इसमें एक बात ये है कि राहुल गांधी ने अपनी जो परसों के दिन जो जयंती मनाई माननीय काशीराम की, तो उन्होंने कहा था कि काशीराम को भारत रत्न मिले। तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मायावती ने भी यह कहा है कि काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कि
माननीय काशीराम को भारत रत्न देने से लेकर कई सियासी दल सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों दोस्तों एक बात समझने वाली बात ये है, किसी भी राज्य में दलित के सब वोटों से ही सब कुछ नहीं होता, लगभग ही अन्य पार्टियों को भी वोट चाहिए होता है। दोस्तों अब एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है और यहाँ समझने वाली बात ये है कि कांग्रेस दलित वोटों के लिए माननीय काशीराम को कांग्रेस भारत देने की मांग तो करती है, साथ ही दलित के प्रति चिंता भी जताती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर आप दोगलापन देखें तो, और समाजवादी पार्टी की भी बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल अगर दलित कहीं पीड़ित होता है, जैसे दलित के साथ कहीं हत्या हो गई या दलित को पीड़ित किया जाता है, तो कांग्रेस के दो चेहरे उस समय नजर आते हैं। पहला चेहरा ये होता है कि अगर कोई दलित पीड़ित होता है, तो अगर पीड़ित करने वाला मुसलमान होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस दूरी बना लेती है और नहीं जाती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में जो तरुण कांड हुआ है, तरुण हत्याकांड, उसमें देखिए कांग्रेस का भी कोई भी नेता और प्रवक्ता नहीं गया है, कोई बड़ा नेता भी नहीं गया है, राहुल गांधी भी नहीं गए हैं और प्रियंका गांधी जो हर जगह जाती है वो भी नहीं गए हैं। तो दोस्तों क्योंकि उसमें मुसलमान एंगल है, ठीक है। अगर यही एंगल में आप देखिएगा कोई हिंदू समाज का कोई समण समाज का होता, यानी कोई ठाकुर होता, कोई पंडित होता, अन्य जातियों को कोई भी होता, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर वहां सहानुभूति दिखाने के लिए पहुंच जाती है। हाथरस कांड में आप देखिए, वहां पर जो 2020 में हाथरस कांड हुआ था, जो दलितों के साथ मारा पीटा गया था, आपको याद होगा, तो वहां सभी ठाकुर थे दोस्तों, जिसमें से राहुल वहां पे आप देखिए तो सभी वो ठाकुर थे, संदीप, रामू, लवकुश, रवि, ये सब ठाकुर थे। तो हाथरस में उन्होंने देखा कि ये ठाकुर समुदाय से हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो दोस्तों कांग्रेस तुरंत वहां पहुंच जाती है, उसके बड़े नेता राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं। यही हाल कुछ दोस्तों समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और जब किसी दलित पर अत्याचार होता है, तो अगर वो अत्याचार मुसलमानों के प्रति होता है, तो कांग्रेस की जैसे सपा भी इस बात को दबा ले जाती है और निश्चित तौर पर दूरी बना लेती है। तो ऐसे में दलित समाज भी इस बात को समझता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों एक बात है, ये भी समझने वाली बात ये है कि आखिरकार जो दलित समाज है तो वो क्या बीजेपी की ओर जा सकता है? लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तों ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई योजनाएं लागू की हैं दलित समाज के लिए, SC ST समाज के लिए। कुछ परसेंट वोट तो उसे मिला ही है, अगर आप पूर्व में देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी दलित समाज मतलब बीजेपी पार्टी से छिटकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि बीजेपी ने दलित समाज को साधने की, जैसे सभी पार्टियां कुछ न कुछ माननीय काशीराम की याद में और दलित समुदाय को वोट के लिए कुछ न कुछ कर रही हैं, उसी प्रकार बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों के कैलेंडर जारी किया है, जिससे दलित समाज को दोस्तों आकर्षित किया जाए और एक नया राजनीतिक खाका खींचा जाए। दोस्तों एक बात समझने वाली बात ये भी कि दलित समुदाय ये भी जानता है अच्छी तरह कि वोट की बर्बादी निश्चित तौर पर न की जाए, और ऐसे ही कैंडिडेट, ऐसे ही शख्स को वोट दिया जाए जो हमारी आवाज बने और निश्चित तौर पर वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लायक हो। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि दलित समुदाय का अगर पिछले आपको देखें तो 13% लगभग 2022 में मायावती को दलित समुदाय का वोट मिला था, जबकि 22% दलित समुदाय उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सरकार मायावती फिर भी नहीं बना पाई है। तो ऐसे में क्या दलित समुदाय वोट को बर्बाद न करके मायावती की तरफ न जाके अन्य पार्टियों की ओर रुख करेगा? लेकिन अगर आप देखें तो दलित समुदाय पिछले कुछ समय से अन्य पार्टियों की ओर बिखरता रहा है। समाजवादी पार्टी जब लोकसभा चुनाव 2024 में जीती, तो जो 37-38 जो उसने सीटें जीती, तो दोस्तों उसमें दलित समुदाय का भी काफी हद तक रोल रहा है। तो कुछ परसेंट तक अन्य पार्टियों के प्रति दलित समुदाय को वोट दोस्तों जाता रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब दलित समाज मतलब अभी भी क्या पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जाना चाहेगा? लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति समझ में आ रही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती ने मुकाबला त्रिकोणी बना दिया है, और इस मुकाबले में निश्चित तौर पर मायावती जान फूंक रही हैं, और त्रिकोणी मुकाबला तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन इसमें परेशानी सिर्फ सपा पार्टी की होगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को इसमें फायदा मिलने वाला है।
लेकिन इसमें ये भी बात समझने वाली बात ये है कि अगर जो दलित वोट है दोस्तों, जिस तरह से काशीराम के प्रति तमाम पार्टियां आभार जता रही हैं, ठीक है, और जैसे कांग्रेस ने परिवर्तन दिवस भी मनाया हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश में जब कुछ महीनों बाद जो जो चुनाव की राजनीतियां और तैयारियां चलेंगी, उसमें साफ तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि दलित समाज आखिरकार उसकी मंशा क्या है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों भारत में दलित समुदाय के साथ न जाने कितने हजारों सालों से आप कह सकते हैं लगातार उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें पीड़ित किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों मायावती के लिहाज से एक बात ये है कि वो अपनी इस बार खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए हर जद्दोजहद करना चाह रही हैं, और ऐसा मालूम होता है कि मई अंतिम में और जून के शुरुआत महीने में मायावती अपने 100 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में घोषित कर सकती हैं। अब इसमें प्रत्याशियों में कुछ दलित समाज के हो सकते हैं और मुसलमानों को भी साधने की कोशिश करेंगी और ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश। ब्राह्मण समाज मैंने इसलिए कहा कि यूजीसी मुद्दे पर जिस तरह से ब्राह्मणों को साधने के लिए उनके समर्थन पर मायावती आई थी, निश्चित तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर आई थी, तो मायावती ने अब देखिए कि उनके पास एक सिर्फ ब्राह्मण का बड़ा चेहरा है, सतीश मिश्रा। तो दोस्तों ऐसे में यूजीसी में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूजीसी मामले में मायावती ने निश्चित तौर पर सरकार को खरी खोटी सुनाई थी और उन्होंने भेदभाव वाला ये बिल बताया था, और मायावती ने ब्राह्मणों के प्रति कई चीजें जो अपमानित हुई थी उनके प्रति सहानुभूति जताई थी। तो ऐसे में मायावती निश्चित तौर पर ब्राह्मण वोट तो उनके साथ शायद अगर नहीं होगा तो कुछ परसेंट तो आ ही जाएगा, और ऐसे में दलित वोट कुछ परसेंट आ जाएगा। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट है निश्चित तौर पर मायावती से अभी भी जुड़ा हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने से हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, शायद मायावती को ना पड़े, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओबीसी वोट भी मायावती के साथ लगातार साथ जुड़ सकता है। तो ऐसे में जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा दोस्तों, तो निश्चित तौर पर मायावती की इसमें किंग मेकर की भूमिका निश्चित तौर पर अहम हो सकती है। लेकिन फिलहाल लबो-लुबाब यही बात है कि काशीराम को लेकर जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां अचानक उभरी हुई हैं, निश्चित तौर पर एक सवाल पैदा करता है। और समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए अपना दलित वोट खींचना चाहती है, और निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दोस्तों असर नहीं शायद पड़ने वाला है, क्योंकि दलित समाज पूरी तरह से समझ चुका है कि जितनी भी पार्टियां आई हैं न तो भेदभाव कम कर पाई हैं दलितों के प्रति, न उन्हें सम्मान दिला पाई हैं, सिर्फ वोट की राजनीति ही तमाम सियासी पार्टियां दोस्तों करती रही हैं। नमस्कार।